हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 बताता है कि बॉयज एंड बॉय डबल मैरिज। तो सेक्शन 11 में ये बताता है कि बॉयज मैरिज क्या है, किस किस ग्राउंड पे, अगर किस किस ग्राउंड का अगर कंट्रावेंशन हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है, तो किस किस आधार पे हम उसे बॉयज मैरिज घोषित करेंगे, और कौन कौन से ऐसे कंडीशंस है जिनका कंट्रावेंशन हो रहा है, जिसका उल्लंघन हो रहा है, वो ऐसे कौन से ग्राउंड होंगे जिसके आधार पे हम किसी विवाह को वाइडेबल घोषित कराएंगे। ओके, तो सबसे प्रथम आपके ये आना चाहिए क्वेश्चन कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड बॉयडेबल मैरिज। तो बॉयज एंड बॉयडेबल मैरिज में बॉयज मैरिज, बॉयज एब इनिशियो, वो विवाह होता ही नहीं है, माना जाएगा कि विवाह संपन्न ही नहीं हुआ। जो वैलिड मैरिज के जितने भी कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस में हम आपको जब मैरिज बताए थे तो हम बताए थे कि सेक्शन 5 का फर्स्ट क्लॉज कि कोई भी व्यक्ति विवाह के समय किसी वर का ना पहले से कोई पत्नी हो, न वधू का पहले से कोई पति हो। हमें भी बताए थे कि सपिंगा रिलेशंस नहीं होने चाहिए, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होने चाहिए। हम और भी कंडीशंस में बताए थे कि एज इतनी होनी चाहिए, बताया गया था। सप्तपदी जो संस्कार के रूप में मैं बताया था कर्मकांडों को, उसके ऊपर भी मैं विस्तार से चर्चा करी थी। लेकिन बेटा जो बॉयज एंड बॉयडेबल मैरिज की जो संकल्पना है, जैसे आप लोग जानते हो डिमांड एंड सप्लाई का रूल, जैसे ऑनर्स आप लोग इकोनॉमिक्स में ऑनर्स वाले पढ़ते हैं डिमांड एंड सप्लाई। तो हिंदू मैरिज एक्ट आने के पहले देखो बेटा, डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल है अर्थशास्त्र का, वो कीमतों को तय करने में तो अच्छा लगता है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में संस्कारों को तय करने में डिमांड एंड सप्लाई हमें नहीं लगता है कि वो व्यक्ति के जीवन में सटीक बैठेगा। पहले क्या था, चाहे बायोगैमी हो चाहे पॉलीगैमी हो, व्यक्ति क्या था, हमारे समाज में कुछ ऐसी भी प्रथाएं थी, उन प्रथाओं में बहुविवाह की संकल्पना थी, कुछ प्रथाओं में द्विविवाह की संकल्पना थी कि एक व्यक्ति है, पता चला कि हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग एक राजा है, उनकी 10 रानियां हैं। अब तो खैर कॉन्सेप्ट बदल गया है, एक रानी है उसके 10 राजा हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लोग जोक्स भेजा करते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है बेटा कि जब हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जब अस्तित्व में आया, तो आने के बाद उसमें जो मनमानी तरीके से पॉलीगैमी, जैसे हमें भी बताए थे कि मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, व्यक्ति बुढ़ापे में बारात लिए पहुंच जा रहा है। तो जो बेमेल शादियां हुआ करती थी, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति की 4-4, 5-5 बीवियां, 100-100 पकरानियां हुआ करती थी। तो क्या आपको लगता है कि एक चरित्रवान समाज में ऐसी प्रथाओं का होना क्या सही है? तो जब हमारी हिंदू मैथोलॉजी, जब हमारा हिंदू मैरिज एक्ट आया, तो हिंदू मैरिज एक्ट आने के पश्चात सबसे पहला जो बॉयज एंड बॉयडेबल मैरिज का जो ग्राउंड बताया गया है, और जिसमें जो सेक्शन 11 में बॉयज मैरिज का जो ग्राउंड बताया गया, वो कहता है सेक्शन 11 लेज डाउन दैट एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड आफ्टर द एक्ट हैज कम इनटू फोर्स इन कंट्रावेंशन ऑफ 3 कंडीशंस। 3 शर्तों के आधार पे किसी भी विवाह को हम बॉयज मैरिज घोषित कर सकते हैं। किस आधार पे? कह रहा है कि नाइदर पार्टी शुड बी हैव ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। जो वैलिड मैरिज के जो कंडीशंस थे, वैलिड मैरिज के कंडीशन में कह रहा है कि जो सेक्शन 5 सब क्लॉज 1 का जो कंडीशन है, उसमें यही बताता है कि जो वर और वधू है, विवाह के समय वधू की कोई पति नहीं होना चाहिए और वर की कोई पत्नी नहीं होनी चाहिए। एक तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति पत्नी के रहते दूसरी शादी करके
या कोई महिला पति के रहते दूसरी शादी कर ले, तो सेक्शन 11 कहता है कि ऐसा विवाह कैसा होगा? बॉयज मैरिज होगा। यानी जो दूसरा विवाह होगा, दूसरा विवाह होगा ही नहीं, बॉयज एब इनिशियो। ये विवाह क्या है? प्रारंभतः शून्य है। बॉयगेबल मैरिज में क्या है? बॉयगेबल मैरिज में बेटा ये है कि विवाह हो गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ शर्तों का यदि उल्लंघन होता है तो ऑप्शन ऑफ द पार्टीज, जो पक्षकार है, पक्षकार कौन? पति और पत्नी, उन दोनों पक्षकारों के विकल्प पर निर्भर करता है। उनको ऑप्शन मिला है कि चाहे तो शादी को बॉयगेबल घोषित कराए, चाहे तो बॉयगेबल घोषित ना कराए। लेकिन बॉयज मैरिज में ये ऑप्शन नहीं है, वो मैरिज है ही नहीं है। वो मैरिज क्या है? वो है ही नहीं है, बॉयज एब इनिशियो है, वो प्रारंभतः शून्य है। क्या है? प्रारंभतः शून्य है। ये माना जाएगा कि वो विवाह है ही नहीं है। ओके, जिसमें हमने क्या बताया कि अगर कोई पति पत्नी जिंदा है एक दूसरे के और रहते हुए भी अगर वो शादी करता है, तो यह सेक्शन 5 सब क्लॉज 1 का वायलेशन है, कंट्रावेंशन है, उल्लंघन है। इस आधार पे कोई भी मैरिज है वो क्या है? वैध है। अगर ऐसा कोई मैरिज है वो क्या है? शून्य विवाह है। ओके, आगे बढ़े। दूसरा ये कह रहा है कि द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, प्रतिषिद्ध नातेदारी। किसका? प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। जब हम आपको सेक्शन 3 बता रहे थे, सेक्शन 3 में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, जब डेफिनेशन क्लॉज हम आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में अगर कोई व्यक्ति शादी करता है, देखो बेटा, जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है या उसका जो थर्ड ग्राउंड है सपिंग नातेदारी है, ये आया क्यों? आप लोग भी बेटा जानते हो कि हमारे भारत में जैसे सपिंग नातेदारी को जब मैंने बताया था तो मैं कहा था कि सपिंग नातेदारी में पिता से लेकर के 5 पीढ़ी, पिता की तरफ से 5 पीढ़ी और माता की तरफ से 3 पीढ़ी। ओके, जिस व्यक्ति से शुरू होती है वही व्यक्ति उसका पहला पीढ़ी होता है। जैसे मान लीजिए हम अपनी बात करें सपिंग नातेदारी में, तो हम हैं पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी मेरे पिताजी हैं, तीसरी पीढ़ी मेरे दादा हैं, चौथे पीढ़ी मेरे परदादा हैं और 5वीं पीढ़ी जो वरिष्ठतम से वरिष्ठतम हमारे दादा हैं। यानी हमसे लेकर के जो गणना की जाएगी हमसे 5 पीढ़ी। ऐसे ही माता की तरफ से मैं, मेरी मां, मेरी नानी। एक तरीके से सपिंग का मतलब होता है स मीन्स शरीर से, पिंड, पिंड का मतलब होता है शरीर। पिंड का मतलब क्या होता है? शरीर। यानी हम जिनको शारीरिक संबंध से या शरीर के संबंध से जो रिश्ते हैं या जिनका हम पिंडदान करते हैं वो क्या है? जैसे हम हैं, हम अपने पूर्वजों को पिंडदान करते हैं, हमारे चाचा हैं, उन्हीं पूर्वजों को वो भी पिंडदान करेंगे, तो हमारे बीच में और हमारे चाचा के बीच में जो रिलेशन होगा क्या होगा? सपिंग नातेदारी होगी। होगी कि नहीं होगी? अब ये सपिंग नातेदारी ये निकटतम संबंध में आया। निकटतम संबंध में जैसे मान लीजिए मैंने कहा प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में हम ये बताया था चाचा के, मामा के, ताऊजी के, सगे भाई बहन या जो हमारे पूर्व पुरुष हैं, पिताजी, दादा जो भी है, उन दोनों के बीच में शादी जैसा संस्कार संपन्न नहीं हो सकता। ऐसे रिलेशंस में हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये क्यों बनाया गया? क्योंकि इन लोगों के बीच में बेटा निकटतम संबंध होता है। अगर इसको हम बॉयज मैरिज घोषित ना करते या इसे हम प्रोहिबिटेड ना करते तो शादी से पहले ही समाज में अराजकता आ जाती। अगर हम कह देते कि इसमें शादी हो सकती है, अगर हम कह दें
कि ये जो रिश्ते हैं इसमें शादी हो सकती है, इसे हम प्रोहिबिटेड नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे रिश्तों में क्या शादी जैसी कोई चीज रह जाएगी? लोग कहेंगे चलो यार शादी तो होनी ही है। तो शादी के बाद जो सारी चीजें होती हैं समाज में वो पहले शुरू हो जाती, समाज में वो क्या हो जाती, वो पहले शुरू हो जाती। इसीलिए इसे क्या बनाया गया कि अगर कोई प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी करता है या सपिंग नातेदारी में शादी करता है तो ऐसा मैरिज कैसा होगा? वॉइड मैरिज होगा। बट उसमें यह भी है, क्या कह रहा है कि अनलेस द कस्टम एंड यूजेस गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ मैरिज बिटवीन टू। कहने का मतलब यह है बेटा कि सपिंग नातेदारी और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में अगर कोई विवाह संपन्न होता है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 मैरिज इज वॉइड। वॉइड एब इनिशियो, ये प्रारंभतः क्या है? शून्य है। लेकिन अगर इनके बीच में कस्टम है, कोई प्रथा है, कोई रूढ़ी या प्रथा काम कर रही है कि नहीं हम लोगों में ये प्रथा है कि शादी हो सकती है, हम लोगों में ये कस्टम है कि शादी हो सकती है, तो उस कंडीशंस में चाहे सपिंग नातेदारी हो चाहे आपके प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप हो, उसमें शादी हो सकती है, तब वॉइड नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें कस्टम नहीं काम कर रहा है, किसी कस्टम से दोनों पक्षकार गवर्न नहीं हो रहे हैं, किसी प्रथा से दोनों पक्षकार गवर्न नहीं हो रहे हैं, तो उस कंडीशंस में अगर सपिंग रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का अगर कंट्रावेंशन होता है, उसका उल्लंघन होता है, तो मैरिज इज वॉइड एब इनिशियो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ओके, लेकिन बेटा यहां पे नहीं, पहला जो क्लाज है कि कोई भी व्यक्ति पत्नी के रहते दूसरी शादी कर ले, पति या पत्नी पति के रहते दूसरी शादी कर ले दूसरे पति से, इसमें कस्टम नहीं है। केवल कस्टम किसमें काम कर रहा है? प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में केवल कस्टम किसमें काम कर रहा है? सपिंग रिलेशनशिप में। अगर इसमें गवर्न हो रहे हैं तब विवाह वॉइड नहीं होगा, अगर गवर्न नहीं हो रहे हैं तो मैरिज इस क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। वॉइड का मतलब वॉइड एब इनिशियो, क्या हो जाएगा? वॉइड एब इनिशियो। ओके, समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा है। अब हेडिंग डालिए आप लोग वॉइडेबल मैरिज, स्किप कर दो, रुक जाओ नहीं। आपने वॉइड मैरिज को देखा। वॉइड मैरिज में क्या है कि जो भी ग्राउंड थे सेक्शन 5 का सब क्लाज 1 मैंने बताया, इस ग्राउंड पे अगर विवाह ऐसा कोई है तो सेक्शन 11 में क्या है? वॉइड है। सपिंगा एंड प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का यदि कंट्रावेंशन है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है, उस कंडीशन का उल्लंघन किया जा रहा है, तो वॉइड मैरिज है। वॉइडेबल मैरिज में क्या है बेटा? ये सेक्शन 12 की बात, सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये वॉइडेबल मैरिज ये है कि इसमें ऑप्शन ऑफ द पार्टीज, दोनों पक्षकारों में, पक्षकार कौन हो सकते हैं? पति पत्नी हो सकते हैं। तो इन दोनों पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार को क्या है? ये विकल्प है कि चाहे तो विवाह को शून्य कराए, चाहे तो विवाह को शून्य करणी ना कराए। ये क्या है? ऑप्शन ऑफ द पार्टीज। ये पक्षकारों के विकल्पों पर निर्भर करता है। विवाह तो है, विवाह क्या है? सारे कंडीशंस को फॉलो किया गया है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ठीक है, अगर वो चाहता है कि विवाह है हमारा, उसको अगर मान लेता है तब तो है, लेकिन दोनों पक्षकार में से कोई भी पक्षकार चाह रहा है कि हम विवाह को शून्य करणी करा दें, तो निम्न ग्राउंड पर ही विवाह को शून्य करणी करा सकता है, या निम्न ग्राउंड अगर रहेगा तो ही विवाह शून्य करणी होगा, अगर नहीं है तो विवाह शून्य करणी नहीं है। वो भी ऑप्शन ऑफ द पार्टीज, पक्षकारों के विकल्प पे है। पहला क्या है? इम्पोर्टेंसी। अगर दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार, जैसे पति है,
पति नपुंसक है या पत्नी है, पत्नी का जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो विकसित नहीं है, और विवाह के समय, भाई विवाह के समय उन दोनों में कोई कंजुमेशन नहीं हो पा रहा है, तो इस आधार पर पक्षकार, कोई भी पक्षकार अपने विवाह को वॉइडेबल करा सकता है, शून्यकरणी करा सकता है। किस आधार पे? इम्पोटेंसी के आधार पे, नपुंसकता के आधार पर। नपुंसकता इस हद तक है कि जैसे मान लीजिए अब इस नपुंसकता में, अब इसमें दो चीज हो सकता है, या तो फिजिकली हो सकता है, फिजिकल इंपोटेंसी, या साइकोलॉजिकल इंपोटेंसी। साइकोलॉजिकल इंपोटेंसी, शारीरिक रूप से अगर नपुंसक है या मानसिक रूप से नपुंसक है, कुछ इमोशनली इंपोटेंस होते हैं, तो इस कंडीशन में क्या है, विवाह के समय से यानी पहले से होना चाहिए तभी, और विवाह के बाद उन दोनों में कोई शारीरिक संबंध स्थापित न हुआ हो या हो ही न पा रहा हो। नपुंसकता इस हद तक है, इंपोटेंसी इस हद तक है कि कोई कंजुमेशन नहीं हो पा रहा है, तो इस आधार पर हम विवाह को क्या कराएंगे, शून्य करा देंगे। लेकिन पहले से मैरिज कंजुमेटेड हो चुका है और बाद में कोई व्यक्ति नपुंसक हो रहा है, तो इस आधार पर विवाह को हम शून्य घोषित नहीं करा सकते, शून्यकरणी घोषित नहीं करा सकते, वॉइडेबल नहीं करा सकते। ओके, दूसरा है आपका कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 5 सब क्लास 2। सेक्शन 5 सब क्लास 2 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है दोनों पक्षकारों में से जो कंसेंट देने में, जो विधि पूर्वक जो कंसेंट है विवाह को लेकर के, उस कंसेंट को देने में असमर्थ है, वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है। भाई शादी गुड्डे गुड़ियों का खेल तो है नहीं। शादी में बताया था कि भाई एक दूसरे के जीवन जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, एक दूसरे के साथ रहना है। अब पता चला कि उस चीज को समझ ही नहीं रहा है, यानी विकृत चित्तता इस हद तक है कि क्या हो रहा है उसमें उसका कोई कंसेंट मायने नहीं रख रहा, कोई कंसेंट नहीं दे पा रहा है। तो इस आधार पे यदि इसका उल्लंघन हो रहा है तो इस आधार पर विवाह को शून्यकरणी घोषित कराया जा सकता है। दूसरा सेक्शन 5 सब क्लास 2 का जो दूसरा बी क्लॉज है, कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति इतने मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित है, सफर कर रहा है कि व्यक्ति संतानोत्पत्ति करने के लिए क्या है, इनकैपेबल है, संतानोत्पत्ति नहीं कर सकता, तो इस आधार पर भी विवाह को शून्यकरणी घोषित कराया जा सकता है। ओके, तीसरा क्लॉज यह है कि दोनों पक्षकारों में से किसी को उन्मत्तता का दौरा आ रहा है। क्या आ रहा है? उन्मत्तता, पागलपन का दौरा आ रहा, उन्मत्त हो जा रहा है, या उसे मिर्गी का बार बार दौरा पड़ रहा है। तो इस कंडीशंस में जो सेक्शन 5 सब क्लास 2 का 3 कंडीशंस था कि कंसेंट देने में असमर्थ हो, संतानोत्पत्ति करने में असमर्थ हो, या उसको इस उन्मत्तता का बार बार दौरा पड़ रहा हो, तो इस आधार पर दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार अपने विवाह को सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट वॉइडेबल घोषित करा सकता है। ओके, तीसरा कंडीशन ये है कि कंसेंट ऑब्टेन फ्रॉड एंड फोर्स, पक्षकारों से एक दूसरे से, चाहे गार्जियन से, जहां पे गार्जियन का कंसेंट लेना है गार्जियन से या पक्षकारों के, अगर हम कंसेंट को कपट से या बलपूर्वक, हमने सहमति ले ली, लेकिन कैसे लिया? बलपूर्वक ले लिया, या उससे फ्रॉड से कोई सहमति ले ली, या कर्म कांडों को बताया ही नहीं,
तो इस आधार पर कि हमारी सहमति शादी, तो जैसे बिहार में हम उस दिन बताए थे आप लोगों से कि बिहार में पकड़ा हुआ विवाह आता है। जब सत्यमेव जयते आपका आता था, आमिर खान उसको एंकरिंग करते थे, सत्यमेव जयते एक सीरियल आता था, तो इसमें पकड़ौआ विवाह का संकल्पना किया गया था कि बिहार में अगर कोई व्यक्ति चाहते थे लोग, कुछ गैंग होती थी, शादी पकड़ के जबरदस्ती व्यक्ति का करा देते थे। अब क्या वो व्यक्ति शादी करना चाह रहा है, और बकायदा धमकी देते थे सब कि भैया अगर कुछ हुआ तो तुमको गोली मार देंगे। अभी फिलहाल शिक्षक की भर्ती हुई थी, 2-4 लोग गए थे, पेपर में निकला था कि 2-4 टीचरों को पकड़ के जबरदस्ती पकड़ौआ विवाह के लिए सब फोर्स कर रहे थे। तो अगर किसी व्यक्ति से कंसेंट लिया जा रहा है, किसमें, या तो फ्रॉड में या बलपूर्वक लिया जा रहा है, तो इस आधार पर भी दोनों पक्षकार विवाह को क्या कर सकते हैं, वैधव्य घोषित करा सकते हैं। दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार वैधव्य घोषित करा सकता है। वो बता दे कि हमारा जो कंसेंट लिया गया था, या जहां गार्जियन का कंसेंट अपेक्षित था, गार्जियन का कंसेंट फ्रॉड एंड फोर्स में लिया गया है, तो उस कंडीशन में विवाह को शून्यकरणीय घोषित कराया जा सकता है। ओके। प्रेगनेंसी में क्या है कि अगर पति के सिवाय पत्नी किसी और से प्रेग्नेंट है, शादी के बाद पता चला कि शादी हुई और पता चला कि पत्नी पहले से ही प्रेगनेंसी है, पत्नी प्रेग्नेंट है। अब उस कंडीशंस में वो क्या कह रहा है कि अगर ऐसा कोई कंडीशंस है तो अभ्यर्थी वो क्या करेगा, जो पेटिशनर होगा वह व्यक्ति विवाह को क्या करा सकता है, वैधव्य करा सकता है। ओके, समझ में आया। 4 कंडीशंस है कि विवाह को शून्यकरणीय कराया जा सकता है। पहला इम्पोर्टेंसी के आधार पर, नपुंसकता के आधार पर। दूसरा सेक्शन 5 का जो सब क्लास 2 का जो क्लाज है, अगर उसका कोई कंट्रावेंशन हो रहा, उल्लंघन हो रहा है, या ऐसी कोई चीजें उसमें है, तो इस आधार पर, या फ्रॉड एंड फोर्स से कोई कंसेंट लिया जा रहा है, इस आधार पर, या पत्नी किसी और पति यानी पेटिशनर के अलावा किसी अन्य पुरुष से अगर वह प्रेग्नेंट है, तो इस आधार पर विवाह को शून्यकरणीय घोषित कराया जा सकता है। कोई दिक्कत आया समझ में? अब ये कह रहा है सेक्शन 12 कि विवाह शून्यकरणीय हो गया, लेकिन अब ऐसे होगा नहीं। अब आगे क्या है, थोड़ा